हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के मेघ आए कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, जो कि आपकी पुस्तक में भी दी हुई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके रचयिता हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 में बस्ती जिले में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक का नाम है दिनमान, जो कि 1965 में जिसका संपादन इन्होंने किया के अंतर्गत, और एक पराग। पराग क्या थी? एक छोटे बच्चों की पुस्तक थी, और जो कि पुस्तक नहीं, जिसको पत्रिकाएं ये दोनों थी। तो पराग छोटे बच्चों से संबंधित थी, जो मासिक हर मंथ आती थी। और इनकी मृत्यु 1983 में हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सुनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग। और काव्य संग्रह थे इनके पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जग। और उपन्यास था इनका बकरी, नाटक और लड़ाई कहानी। तो चलिए अब कविता का मैं आदर्श वाचन करती हूँ, साथ ही में ही उसकी व्याख्या भी करती चलती हूँ। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो बच्चों, यहाँ जब बारिश का बहुत गर्मी के बाद जब बादल आते हैं, तो उस समय का दृश्य अंकित किया है कवि ने, कि जब मेघ आते हैं तो उनको लगता है कि बड़े बन ठन के आए हैं, क्योंकि कुछ ग्रे कलर के होते हैं बादल बादल और कुछ काले होते हैं। और तो कई और उसमें ना कर्व लिए होते हैं, और कर्व के ही कारण इनको बन ठन के, ये जो कर्व, जो देखिए हम लोग जब बादल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। तो ये कर्व है जो, उसके कारण कवि को लगता है कि बहुत बन ठन के आए हैं। और फिर उन्होंने ऐसा दृश्य खींचा कि जैसे बारात आती है, या कोई मेहमान आता है तो कैसा होता है, उसी चित्र को खींचा है कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कि जब बादलों के आते वो धीमे धीमे आ रहे हैं, और उनके आगे तेज गति से, थोड़ी तेज गति से हवा चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई दूल्हा है, और उसके साथ जो बाराती है वो नाचते गाते बड़े मस्ती में चले आ रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और जब ऐसा होता है तो सभी लोग अपने मतलब इसमें तो दृश्य ये है कि बहुत गर्मी के बाद अचानक मौसम अच्छा होने लगता है, हवाएं चलने लगती हैं। तो लोग देखने लगते हैं कि क्या मौसम खुशगवार हो गया। और यही अगर हम लोग बारात के परिप्रेक्ष्य में लें, तो जब आवाज सुन के सब लोग अपने गलियां में खिड़कियां दरवाजे खोल के देखने लगते हैं कि आखिर क्या कोई बारात है या क्या चीज है, आवाज कैसी है वो देखने लगते हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघों के लिए एक और प्रतीक देते हैं कवि। कहते हैं कि जैसे लगता है कि गांव में, किसी गांव में कोई शहर का कोई मेहमान आ गया हो, तो जो बहुत आवभगत करते हैं और उसको बहुत ही प्रेम से और उसको देखना चाहते हैं गांव के लोग। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि गांव में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, और पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, कि शहर का कोई मेहमान इस गांव में, किसी गांव में आ गया हो। इस तरह मेघ आए बहुत बन ठन के, मतलब तैयार होके, कपड़े पहन के, सुंदर लगते हुए। तो इसका यही बन ठन के संवर के यानी तैयारी करके, सुंदर बन के। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। देखिए बच्चों, जब वो हवा चलती है, तो जिस दिशा से हवा आती है, तो उस दिशा का अगर कोई पेड़ है तो वो क्या करता है, पीछे की ओर गिरने लगता है, यानी वो अपनी जगह से पीछे की ओर थोड़ा थोड़ा होता है।
और जिस जिस साइड से आ रही होती है तो उस साइड के सारे पेड़ झुक जाते हैं। तो कवि को ऐसा ही लग रहा है कि कुछ पेड़ झुक के गए और कुछ गर्दन उचका लिए, यानी कि पीछे की ओर चले गए। और इस तरह पेड़ों का भी मानवीकरण किया है, मेघ का तो किया ही है, पेड़ों का मानवीकरण किया है कि उस मेहमान के आने से कुछ पेड़ जो है गर्दन उचका के देखने लगे और कुछ झुक के देखने लगे। और वो एज ए जैसे मनुष्य लोग देखते हैं, सामान्य लोग किसी मेहमान के आने पर। और आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और जब बादल आते हैं तो उसमें धूल भरी आंधी चलती है। तो उसके लिए कवि ने कहा कि लगता है कि जब उस मेहमान के आने से, बारात के आने से, वो जो जो लड़कियां हैं, नवयुवतियां हैं, वो बहुत घाघरा वगैरह पहने हुए आती हैं। तो उसी का चित्रण करते हुए कवि ने कहा कि लगता है कि धूल रूपी नवयौवना अपनी घाघरा उठाए घर की तरफ जा रही है और वो ये सूचना देना चाहती है कि जो सज धज के बादल आ गए हैं। फिर बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन की सवर के। और बच्चों, जब इस तरह की वो प्रक्रिया चलती है जब वातावरण में, तो उस समय नदी का पानी एकदम मंथर हो जाता है। जैसे ऐसे तो हवा के कारण उसमें हिलोर आते हैं, लहरें आती हैं, लेकिन अगर वो होने वाला होता है, तूफान आने वाला होता है या बारिश होने वाली होती है, तो अचानक से उसकी गति मंथर हो जाती है। तो इस प्राकृतिक सत्य को कवि ने कितने सुंदर ढंग से बताया कि ऐसा लगता है कि सुंदर बादलों को देखकर जो नदी भी अपने बाकी चितवन मतलब सुंदर नेत्रों को उठाकर वो देखती है उनको, मतलब ये बादलों को, और ठिठक जाती है उनका सौंदर्य देखने में, और उसका घूंघट सरक जाता है। इसलिए वो एक क्षण के लिए वो रुक जाती है। ठिठकना मतलब रुक जाती है, गति मंथर हो जाती है नदी की। फिर मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेघ बहुत बंठन के सज संवर के आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर की, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो अभी तक तो कवि ने बताया कि छोटे पेड़ कैसे करते हैं। जो बहुत बूढ़े पेड़ हैं वो भी आंधी के आने से कुछ झुक जाते हैं। तो जैसे जब कभी बारात आती है तो घर का जो बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है वो झुक के अभिवादन करता है, उस बारात का की अगवानी करता है, स्वागत करता है। तो कवि कहता है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर उन बादलों की अगवानी की, झुककर जुहार किया उसका। और बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवाड़ के। और जो लताएं हैं, क्लाइंबर हैं, वो क्या किसी पेड़ पे चढ़ी होती है ना, तो पेड़ के कारण एक साइड से हिल के दूसरी साइड चली गई। तो ऐसा लगता है कि वो मेघों से, बादलों से शिकायत कर रही है। शिकायत करते हुए कहती है कि बरस बाद सुधी लीनी, कि तुम तो एक साल बाद आ रहे हो, एक साल बाद तुम्हें मेरी याद आई। और लेकिन बोली अकुलाई लता ओठ को किवाड़ के, वो किवाड़ का ओट लेके बोल रही है, यानी कि पेड़ के पीछे चली गई हवा के कारण। और लता, तो कवि को ऐसा लगता है कि वो भी एक नवयुवती सखी है जो उसका इंतजार कर रही है। और वो जो है पेड़ के ओट लेके, यानी कि उसके पीछे जाके उससे लग रहा है मानो कह रही हो कि तुमने एक साल बाद मेरी, तुम्हें याद आई है, तुम अब आए हो। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। और जो ताल तालाब थे उसकी क्या स्थिति है, उसमें जो पानी है बहुत मतलब हिल रहा है बारिश के कारण। देखिए नदी ठिठक जाती, मतलब उसकी गति मंथर हो जाती है, लेकिन तालाब में हवाओं के कारण बहुत पानी में उथल पुथल मचती है। तो ऐसा लगता है कि ताल जो है, तालाब है, उनके मेहमान के आने से बहुत खुश है। और वो उसके पाँव को धुलने के लिए परात भर के पानी लाया। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वो हमारे यहाँ जब कोई आता है बड़ा बूढ़ा, तो हम उसके पाँव को धुलते हैं परात में पानी लेके। तो ऐसा लग रहा है, ताल के बारे में बताया। फिर देखिए, तभी ये स्थिति जब समाज की वो प्रकृति में होती है, तभी अचानक से जो बादल एक जगह इकट्ठे होते हैं
और वर्षा होने लगती है। उसको उसके लिए कितना सुंदर चित्र खींचा है कवि ने कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। जो अटारी, अटारी मतलब होता है ना कि हम लोगों की बालकनी, तो दूर क्षितिज, क्षितिज वो जगह है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं ना, लगता है कि हम दूर देख रहे हैं, चूंकि हमारी धरती तो गोल है, तो कहीं एक जगह लगता है कि आसमान और धरती मिल गए, तो वहीं पे बहुत दूर पे क्षितिज अटारी, वहां पे बादल काले काले दिखने लगे और अचानक से वहां पे वो क्या बिजली चमक गई। दामिनी मतलब बिजली दमकी, और तो ऐसा लगा कि धरती और आकाश एक जगह मिल गए, और उन दोनों के बीच में लगता था कि कोई लड़ाई थी प्रेम भरी, तो वो क्षमा, एक दूसरे से वो क्षमा करते मांगते हैं, कहते गांठ खुल गई अब भरम की। दोनों के बीच में जो कोई लड़ाई थी, जो प्रेम भरी लड़ाई थी, जिसके लिए दोनों एक दूसरे को दोषी मानते थे, लेकिन उनके बीच की ये भ्रम खत्म हो गया और एक दूसरे से उन्होंने क्षमा मांगी। तो जब दोनों मिले मित्र, तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे। अब तभी झरझर मिलन के अश्रु ढके, और वो दोनों मिले, और प्रेम से भी अश्रु बहते हैं, तो प्रेम अश्रु के स्वरूप लगता है वर्षा हो गई, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, क्योंकि मेघ बहुत बन-ठन के संवर के आए थे। फिर से इसको एक बार देखिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों, जहाँ पे धरती आकाश दूर कहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कवि को, और वहां पे अचानक से बिजली चमकती है, तो जैसे लगता है कि धरती और आकाश के बीच में कुछ कहा सुनी होती है, और तो गर्जन सुनाई देती है कवि को, और लगता है कि दोनों ने फिर एक दूसरे से वो कर लिया, आपस में मित्रता फिर से कर ली, और उन दोनों के आंखों से अश्रु ढरकने लगे, यानी वर्षा होने लगी, क्योंकि मेघ बड़े बन-ठन के संवर के आए थे। तो बच्चों, ये तो व्याख्या तो खत्म होती है, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके उसको भी देख लें, काव्य सौंदर्य में इसमें अलंकार देख लेते हैं। देखिए, बन ठन में पहले तो मेघों का मानवीकरण किया है। बन ठन में देखिए नौ नौ की आवृत्ति है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है, और आगे आगे एक ही शब्द दो बार है, लेकिन दोनों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। और फिर यहाँ पे पूरे में आपका मानवीकरण अलंकार है, और यहाँ पे ज्यों आया है, पाहुन ज्यों आए हैं, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, तो ज्यों के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, और बस यही उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ एक बहुत सुंदर चित्र खींचा है। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके व्याख्या को समझा और थोड़ा सा इसके अलंकारों को देखा। तो चलिए, आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज की कक्षा यही समाप्त।